भिंडरा वाले को मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग कई बार इस तरह से कोट करते हैं कि ये कांग्रेस का सेल्फ क्रिएटेड फ्रैंकेनस्टीन था। एक उन्होंने राक्षस बना दिया और आखिर में चाहते तो ये थे कि ये इनके हित में काम करे, कांग्रेस के हित को साधने के लिए इन्होंने प्रॉप अप किया, उसको प्रोजेक्ट किया, प्रोटेक्ट किया, पैम्पर किया, लेकिन बाद में वो कांग्रेस के खिलाफ ही हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फ्रैंकेनस्टीन की तरह है कि जिसको बनाया तो था किसी दूसरे पर्पस के लिए, लेकिन बनाने वाले के ये पीछे पड़ गया और मौत का कारण भी बना। तो इंदिरा गांधी की मौत और भिंडरा वाले को क्रिएट करना आपस में लिंक्ड है और बड़ा दुखद है ये सोचना कि जिस शख्स को बनाया गया, शक्तियां दी गई, उसको ऊपर से लैंड कराया गया पंजाब में, और ये सोच के कि ये कांग्रेस की राजनीति में थोड़ा सा समर्थन देगा और उसका सार्थक सहयोग करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो भिंडरा वाले तो एक राक्षस बना दिया कांग्रेस ने, जो बाद में कांग्रेस के लिए और देश के लिए इस हद तक घातक है कि सिखों की मनस्थिति और सिखों का भारत के प्रति सोच में बड़ा परिवर्तन आया। बहुत सारे ऐसे अभी भी सिख भाई हैं जो उस घटना को याद करके कांग्रेस के खिलाफ भी और अक्सर भारत के खिलाफ भी सोच रखते हैं। कांग्रेस के खिलाफ सोच रखना उनका वाजिब है या नहीं है, ये तो राजनीति के बताएंगे जो भी अध्ययन करता है, लेकिन भारत के प्रति उनका इस तरह से नकारात्मक सोच ये बड़ी दुखद है और ये बड़ी घातक भी है, और इसके दुखद परिणाम हम देख रहे हैं आज भी। भिंडरा वाले ने, इस जर्नैल ने एक भारत की सेना के बड़े असम्मान के साथ निकाले गए पूर्व जनरल के साथ मिलके जो घटना को अंजाम दिया, वो भारत का इतिहास और सिखों के इतिहास में बड़ा दुखद पहलू है, और ये एक ऐसा इतिहास का पन्ना है जो आखिर तक हमको अभी भी दुख दे रहा है। बरार मेरे जीओसी थे, मैं मेरठ में 84 में पोस्टेड था, 9 डिव के ये जीओसी थे, और वहीं से सारी ये फौज गई थी। ये हरमिंदर साहब में अकाल तख्त में जिन्होंने एंटर किया था, वो वहाँ पोस्टेड था, लेकिन मैं फाइटिंग आर्म्स में नहीं था, मैं आर्मी सर्विस कोर से हूँ। तो मैंने दूर से वो नज़ारा देखा है जब ये 24 घंटे वहाँ अंदर फायरिंग वगैरह चल रही थी, और उसके बाद जब मॉप अप ऑपरेशन हुआ तो मैंने कुछ दिनों के बाद अंदर जाके भी नज़ारा देखा है। तो बंकर बनाए गए, डिफेंस पोजीशन बनाई गई, दीवारों में छेद करके गन पोजीशन बनाई गई, वो सारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जनरल बरार तो चूँकि हमारे जीओसी थे, तो उस लेवल पर भी हमने उनके इवेंट से पहले उन्होंने जो दरबार किया था वो, और इवेंट के बाद जब मेरठ में ट्रुप्स वापस आ गई थी, तो एक बहुत बड़ा पूरे डिवीज़न लेवल का एक उन्होंने सैनिक सम्मेलन रखा था। तो मुझे उसकी बातें भी मालूम है जो आगे मैं चर्चा में लाऊंगा। जनरल बरार तो उस वक्त की पोजीशन में थे, फॉर वेरी डिफरेंट रीजन ही इज रेफर्ड एज बुलबुल बरार। तो ये शायद सिविल में बहुत से लोगों को पता नहीं है, बट इन आर्मी ही ऑलवेज वेरी लविंगली रेफर्ड एज बुलबुल बरार। तो ये दोनों बरार और पास इनके दोनों के गांव आपस में मेरे ख्याल से 10-12 मील का फ़र्क है, इतने पास पास के रहने वाले हैं, एक दूसरे को शायद व्यक्तिगत रूप से जानते भी होंगे कभी। अगर कहें तो सिस्टम का दोष है, और सिस्टम वो आर्मी का उसका दोष माने। अगर आप सोचते हैं कि कोई गलती निकाली जाए, कोई गलती नहीं है। आर्मी का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग और इम्पार्शियल है कि भले ही वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता हो या फील्ड मार्शल होता हो, एक भी एक्ट ऑफ मिसडिमीनर
आर्मी टॉलरेट नहीं करती है, ज़ीरो टॉलरेंस लेवल पर काम करती है। और ऐसे भी जनरल हुए हैं जो किस चार्ज पर शाबे को नौकरी के एक दिन पहले ही कैशियर किया गया। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं ज़ीरो टॉलरेंस के, कि नौकरी का एक दिन बचा और उनको उनकी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई। एक जन में, और वो बड़े आज की तारीख में भी उनका बड़ा सम्मान से नाम लिया जाता है। लोग चूँकि बहुत से नहीं जानते क्या वजह है, तो और चूँकि वो कैशियर नहीं हुई है, उनकी सर्विस इस तरीके से टर्मिनेट नहीं हुई, तो उनका सम्मान बरकरार है। ऐसी एक जनरल है जिनको मोर्चा बनाने के लिए डिच कम बंद बनाते हैं बॉर्डर में, उसमें कुछ उन्होंने हेराफेरी की थी, कुछ हज़ार की हेराफेरी की थी, उनकी सर्विस टर्मिनेट की गई। तो शाबेग की जो सर्विस टर्मिनेट की गई उसके पीछे बड़ा शर्मनाक कारण है, और मैं नहीं बताना चाहता उसके बारे में, मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन एक मैं आपको पिक्चर बता दूं कि बाकी दर्शक भी समझ लें कि कैशरिंग जब होती है तो उसमें ऑफिसर को या जिसकी भी नौकरी ख़त्म हो रही होती है उसको सेरेमोनियल ड्रेस में बुलाया जाता है। पूरे डेव या कोर हेडक्वार्टर के जितने भी ट्रुप्स हैं वो सारे फॉरेन होते हैं, उनको मार्चिंग किया जाता है और फिर धीरे धीरे उनके रैंक और उनके जो डेकोरेशन है वो रिमूव किए जाते हैं, बेल्ट हटाई जाती है और कैप हटाई जाती है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ होता नहीं है। बहुत से आर्मी के जनरल्स पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो कैशियर फेस करने के बजाय सुसाइड करना पसंद करते हैं। और जापान में तो ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपको ये सिचुएशन है, ये पनिशमेंट आपके लिए तय किया गया है, एंड दे आर फैसिलिटेटेड टू कमिट सुसाइड। तो जापान की तरह इंडिया नहीं है, इंडिया में बहुत गौरवशाली परंपराएं हैं आर्मी की। तो शाबे को कैशियर किया गया और वो ऐसी शर्मनाक वजह थी कि जिसकी वजह से उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, मुक्तिवाणी में क्या कंट्रीब्यूशन किया, बांग्लादेश में क्या किया, अगर ये भारत की आज़ादी में भी उनका कंट्रीब्यूशन होता और तो भी इस तरह के चार्ज लगे होते तो ऐसे ही असम्मानजनक तरीके से उनको नौकरी से हटाया जाता। तो ऐसे लोगों का कोई सम्मान नहीं है, भारत की सेना में कभी सम्मान नहीं है। और मैं अपनी आर्मी की परंपरा को निभाते हुए उसको शाबेग ही बोलूँगा, जनरल नाम मैं आगे पीछे लगाना पसंद नहीं करूँगा। सारे भारत के नागरिक इस तरह के सवाल मन में पाले हुए हैं, उत्तर कोई आ नहीं रहा। कुछ सवाल मेरे मन में भी हैं और मैं भी ऐसे ही उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन एक ये भ्रम किसी भी तरीके से लोगों में, भारत में और भारत के बाहर भी ना जाए कि किसान आंदोलन का मतलब पंजाब का किसान, एक तो ये ना जाए। हालांकि किसान आंदोलन का अगर कोई सफल निर्णय आएगा और समझौता हो जाएगा और सुलह हो जाएगी तो उसमें बेनिफिशियरी पंजाब के किसान भी होंगे। लेकिन भारत के किसानों का अगर ये आंदोलन है तो सिर्फ ये सिखों का आंदोलन के नज़रिए से ना देखा जाए। लिंक है, बिल्कुल लिंक है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए तो वो भी मैं पूरे क्रमबद्ध तरीके से मैं जाऊँगा। कुछ मैंने देखा है, कुछ बुलेट पॉइंट मैंने अपने मन में तैयार किए हुए कि क्या क्या उसके परिणाम क्या हुए और आज भी किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में भी उसका क्या असर पड़ रहा है। थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ कि जहाँ शुरुआत में ये कहा गया था कि इंटेलिजेंस के बारे में कि खबरें सही नहीं थी और इंटेलिजेंस की क्या तैयारी थी। अच्छा हो या बुरा हो, इंटेलिजेंस इनपुट क्या दिया गया ये रियल टाइम में ही मालूम नहीं पड़ता और पोस्ट इवेंट भी ये कोई ऑथेंटिक फैक्ट मालूम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जिसने ये इंटेलिजेंस कलेक्ट किया और सबमिट किया गवर्नमेंट को वो कभी बोलता नहीं है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी कभी रॉ के चीफ ने कुछ नहीं बताया, आईबी के चीफ ने कुछ नहीं बताया। एक अपना अंदाज़ा है, जैसे मुझे ये मालूम है कि ये शुरू होने से पहले जनवरी के महीने में ही रॉ ने एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रेजेंटेशन तैयार किया था एयरफोर्स स्टेशन सरसावा में। और उसमें उन्होंने ये बताया था कि ये हमारी तैयारी है, ये हमारे एग्जीक्यूशन का ये प्लान है, इस तरीके से हम इसको अंजाम देना चाहते हैं।
और बहुत सारे विदेशों में भी इस तरह के ऑपरेशन हो चुके थे और थोड़ा बहुत मॉडलिंग इस पूरे ऑपरेशन की उसी तरीके से की गई थी। अब सवाल ये है कि उन्होंने रॉ ने ये जो किया था, ये फैक्ट है कि इस तरह का एक प्रेजेंटेशन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री की शामिलात इसमें थी, उनकी प्रेजेंस थी या नहीं थी, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, कई मिनिस्टर मौजूद थे। इंदिरा गांधी मौजूद थी या नहीं थी ये एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी मालूम है कि इंदिरा गांधी ने उसको ये कह के मना कर दिया कि आई डू नॉट वांट एनी सिख कैजुअलिटी। इंदिरा गांधी की ये कमी हो सकती है, एक गलत निर्णय हो सकता है, लेकिन एक बात है कि इंटेलिजेंस कभी फेल नहीं होती है, ये सरकार फेल होती है, क्योंकि इनपुट देने का काम उनका है और अगर इनपुट भी खराब है तो वो ऐसा इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाने जो कि बड़ी लचर, बड़ी कमज़ोर इनपुट देता है, तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर ही आती है। तो ये सारी जो तैयारी चल रही थी उस वक्त रॉ की बात नहीं मानी गई और भी इंटेलिजेंस इनपुट थे। रिकॉर्ड में क्या लिखा गया है, वो ये लिखा गया है कि आर्मी चीफ के रिकमेंडेशन पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को कमेंट्स किया गया, यानी कि गवर्नमेंट ने पहले से ही तय कर लिया कि गलत होगा रॉ को ब्लेम कर देंगे, खराब होगा आर्मी को ब्लेम कर देंगे। सरकार के काम करने के तरीके ऐसे ही होते हैं, भारत में भी है और विदेशों में भी है। अब ये बात जो आती है कि निर्णय किसान आंदोलन का कैसे लिंक है, अगर निर्णय हो जाएगा तो मैं इसके रिपरकशंस देख रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर जो बात आएगी उसके रिपरकशन में देख रहा हूँ। एक प्रेशर ग्रुप है और सबको मालूम है कि प्रेशर ग्रुप अब कनाडा में ही है, तो मैं डॉक्टर साहब को क्या बताऊंगा कि वो किस तरीके से यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं इस तरह के ग्रुप को। लेकिन एक ये मान लिया गया कि आज अगर किसान आंदोलन की जीत होगी तो पंजाब के सिखों की जीत होगी, और जैसे ये मैसेज आएगा फिर सेपरेटिस्ट इतने ज़्यादा एनकरेज और मोटिवेटेड हो जाएंगे कि एक और फिर इतिहास लिखा जाएगा, उसमें भी सिखों के बिना बात के बदनामी होगी, क्योंकि करने वाले उस वक्त भी कुछ लोग थे और इस वक्त भी कुछ लोग होंगे। सामान्यतः सिख उसमें शामिल नहीं है, उनकी विचारधारा से वो सहमत नहीं है, लेकिन वो शायद या तो इंटरेस्टेड नहीं है या इतने अशक्त हैं कि इन जो ऐसी पावर है, विघटनकारी पावर है, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को कंट्रोल करना जरूरी है, लाजमी है, इस वक्त की आवश्यकता है, तो ये सरकार को करना होगा, और नहीं करेगी तो सरकार की गलती तो होगी इस वक्त। भिंडरावाले ने ये कहा कि मुझे अंदर आने दो क्योंकि मेरी अरेस्ट की तैयारी सरकार ने कर ली है, तो अकाल तख्त में उसके घुसने से पहले बहुत से लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने, धार्मिक लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी और ऐतराज़ किया था। फिर भी सबसे पहले जो उनके सपोर्ट में जिनका दिल पसीज गया कि भाई अपना ही बिरादरी का अपना ही भाई है, सिख भाई है, और सरकार इसके ऊपर जुल्म ना करे, इसको गिरफ्तार ना करे, तो इसको चलो शरण दे दी जाए। तो इस तरीके से उसको हरमिंदर साहब में अंदर प्रवेश मिल गया। और शायद लोंगोवाल ने उस वक्त शुरू में तो ऐतराज़ किया था, बाद में उन्होंने इसको कहा कि नहीं, इसको शरण मिलनी चाहिए। हालांकि उस वक्त बब्बर खालसा ने ऐतराज़ किया था। फ़ौरन इसके बाद फिर भिंडरावाले ने एक और अर्जी लगाई, सब लोगों के हाथ पैर पकड़े। ऐसा बताते हैं कि इस बार जो है गुरचरण तोहरा ने, जो SGPC के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि हाँ भाई इसको अंदर आने दो, और अंदर आने दो तो कहाँ, गुरु नानक निवास में। तो इसमें भी लोगों ने ऐतराज़ किया कि जहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, जहाँ वो स्थित है, उसके ऊपर कोई भी निवास नहीं कर सकता। ये आज भी परंपरा, हमेशा से ये परंपरा चली आ रही है, उस पर भी ऐतराज़ किया। लेकिन वहाँ इतना प्रेशर पड़ रहा था कि इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया और उसको गुरु नानक निवास में रहने की
परमिशन दे दी गई। उस वक्त की जो भी रिलीजियस लीडरशिप रही होगी हरमिंदर साहब की, लेकिन ये बार बार हर स्टेज पे ये हो रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से बातचीत की पेशकश की जा रही थी, नेगोशिएशन की कोशिश की जा रही थी। तो एक स्टेज पर लोंगोवाल ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। दूसरे स्टेज पर आकर गुरचरण तोहरा ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, और भेजा गया फिर नरसिंह राव जी को। उन्होंने भी नेगोशिएशन करने का प्रयास किया, लेकिन उस वक्त सरकार ने उनको ना तो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव बताया था, ना ही उनको अख्तियारात दिए थे। कुछ ऐसा भी उनके पास कोई पावर नहीं थी कि कोई, जब नेगोशिएशन होता है तो गिव एंड टेक चलता है। तो नेगोशिएशन, जैसे आज की तारीख में फार्मर्स के लीडर कह रहे हैं कि हम नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तीनों कानून जो है वापस किए जाएं, तो ये तो नेगोशिएशन होता नहीं है, क्योंकि गिव एंड टेक कुछ नहीं हो रहा है। उस वक्त भी ऐसे ही था कि इसको बाहर निकाल दो और हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन बदले में क्या होगा, नेगोशिएशन में ये कुछ अख्तियार नहीं दिए गए थे। तो दैट नेगोशिएशन वाज आल्सो डेस्टिन्ड टू फेल, वो फेल होना था। सरकार की तरफ से ये हिचकिचाहट थी, क्योंकि ये हिचकिचाहट इस वजह से थी कि आगे जो इलेक्शन आने वाले थे, इलेक्शन की राजनीति हमेशा से भारत में चलती रही है, और कांग्रेस तो बड़े बुरे तरीके से यहाँ घुटने टेकती रही है, हथियार डालती रही है। जैसे ही इलेक्शन का नाम आता है तो वो सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, चाहे भारत की संप्रभुता हो या किसी भी धर्म की अपनी धार्मिक आज़ादी की बात हो, और या उनके पहचान की बात हो। तो यहाँ उस वक्त भी इलेक्शन के आहट सुनाई दे रही थी, और इसलिए कि हम बिल्कुल भी वहाँ कोई मौत नहीं होने देना चाहते, कोई कैजुअल्टी ना हो। एक इतने बड़ी तादाद में वहाँ आतंकवादी हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि पाकिस्तान से 1400 के करीब आतंकवादी पनाह लिए हुए हैं। उन 1400 आतंकवादियों को बाहर निकालना और भिंडरावाले और उसके समर्थकों को बाहर निकालना और कोई कैजुअल्टी ना हो, ऐसा हुआ है इजराइल में हुआ है। लेकिन इजराइल में भी जो हुआ है वो बड़े प्रिसाइज तरीके से, और वहाँ इस तरह का घालमेल नहीं था जैसा ये उस वक्त था स्वर्ण मंदिर में। तो वहाँ रक्तपात तो होना ही था, लेकिन ये जिद करके कि कोई मरे नहीं और हम भिंडरावाले को गिरफ्तार भी कर लें, वो उस वक्त संभव ही नहीं था। रक्तपात होना ही था। एक स्टेज पर आके ये होना था कि कैसे कोलेटरल डैमेज, जो आर्मी में कहते हैं कि जब आर पार की लड़ाई हो गई, गोलाबारी हो गई दोनों पक्षों की तरफ से, तो कुछ लोग जो हैं लाचार और निरपराध लोग, जो किसी भी तरीके से कहीं भी गलती नहीं कर रहे, उनको भी इसके चपेट में आना पड़ेगा। तो वो कोलेटरल डैमेज तो होना था। इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए ये तय करना था। लेकिन ये एकदम पिक्चर पेंट कर देना कि जी 2 हेलीकॉप्टर आएंगे और ये वहाँ से स्लिदर करके पैरा कमांडोज नीचे आएंगे और उसके बाद जाने क्या क्या होगा, ऐसा कुछ इजराइल तो कर सकता है। लेकिन उस वक्त जो हमारी फोर्सेस थी, जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस थी, उनकी ट्रेनिंग का लेवल ये नहीं था। और इजराइल ने उस वक्त भी कुछ मदद करने की कोशिश की थी, और गवर्नमेंट कहाँ कंफ्यूज हो रही थी कि एक तो इनपुट आ रहा था सोवियत यूनियन की तरफ से, सोवियत यूनियन ने भारत को पूरी तरह से भ्रमित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और इजराइल के साथ इश्क भी करते हैं और जमाने को पता भी ना हो, ऐसा चल रहा था कि मनी मन में तो नैन मटक्का चल रहा था, लेकिन जाहिर नहीं कर रहे थे, क्योंकि पैलेस्टीन और पूरे दुनिया में जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं वो क्या सोचेंगे, ये सोच के ऐसा जाहिर भी नहीं हो रहा था। तो ये गलती थी, उस वक्त की सरकार की गलती थी, और इस तरह का इनपुट देने वाले इंटेलिजेंस की भी गलती थी, और आर्मी के लीडरशिप की भी कुछ हद तक तो गलती थी, क्योंकि आखिर में जो हुआ, जो बहुत ज़्यादा इसमें शामिल रहे, उनकी आगे चल के लीडरशिप पे भी सवाल हुए हैं। मैं आर्मी बैकग्राउंड का हूँ,
उसमें मैं चर्चा नहीं करूँगा, आज के डिस्कशन का सब्जेक्ट भी नहीं है। लेकिन अगर ये सारा कुछ ही सही होता, तीन एलिमेंट सही होते, गवर्नेंस इफेक्टिव होती, इंटेलिजेंस एक्यूरेट होती, टू द पॉइंट होती, और एग्जीक्यूशन करने वाली पार्टी सही होती, अब ये क्यों आर्मी का ही ये ऑपरेशन क्यों तय किया गया? ये सीआरपीएफ का क्यों नहीं हो सकता था? ये बीएसएफ का क्यों नहीं हो सकता था? ये बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पारंगत हैं, उनको परंपरागत तरीके से ट्रेनिंग ही इस बात की दी जाती है, उन पर क्यों नहीं ट्रस्ट करते थे? आज भी डिसीजन में ये कन्फ्यूजन होता है, उस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो रक्तपात तो होना था। तैयारी पूरी ये रहा कि उस वक्त बरखा दत्त जैसे रिपोर्टर नहीं थे, और उनकी रिपोर्टिंग का क्या तरीका था वो हमने 26/11 में देखा, जब लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। और वो रिपोर्टिंग बड़ी प्लान तरीके से किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को बेनिफिट देने के लिए की जा रही थी। कारगिल में भी इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी, बरखा दत्त ने वहाँ रिपोर्टिंग की, उनको परमिट कर दिया। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो 2 दिन में ही मालूम पड़ गए थे कि वहाँ खड़े होकर लाइव बता रही थी कि कहाँ कहाँ फौज है, जरा देख लेना। ऐसी उन्होंने होटल में भी बताया कि कहाँ जो छुपे हुए हैं और नीचे क्या तैयारी चल रही है, तो अंदर जो छुपे हुए थे आतंकवादी उनको खबर मिल रही थी, उनके हैंडलर बता रहे थे। कुछ ऐसी ही रिपोर्टिंग हमने संसद में जो अटैक हुआ था उसमें भी देखी थी। अच्छी बात ये रही कि जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसी विचारधारा के वो पत्रकार वहाँ मौके की तलाश में गिद्ध की तरह मंडरा रहे थे, जिनको दूर दूर तक फटकने नहीं दिया गया। लेकिन एक था जिसका नाम मुझे आता है, बड़े क्लियरली याद आता है, ब्रह्मचलानी। ब्रह्मचलानी आज की तारीख में बहुत ही सम्मानित पत्रकार माने जाते हैं। उस वक्त उनकी कितनी एक्यूरेट रिपोर्टिंग थी और कितनी इन्फ्लुएंस रिपोर्टिंग थी, वो लोगों को जब मालूम पड़ा, भारत सरकार को मालूम पड़ा, उस वक्त भी उनको उनकी रिपोर्टिंग को सेंसर करने की कोशिश की गई थी। तरीके से उस वक्त बीबीसी के तरीके थे, लोगों को एक दूसरे से फिर भी खबरें पहुंचाने का तरीका मिलता था, तो उन्होंने अपने इनपुट दिए, बीबीसी ने उनको प्रचारित किया। तो ब्रह्मचलानी ऐसे थे जिनके खिलाफ भारत सरकार ने मुकदमा भी किया। लेकिन बात वो आती है कि जब कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई देखो आपने ब्रह्मचलानी की शिकायत की, बड़े पक्षपात पूर्ण तरीके से उसने रिपोर्टिंग की, हमने मुकदमा कर दिया। मुकदमा करना और मुकदमे में पैरवी ना करना कुछ जमीन आसमान का फर्क है। तो मुकदमे की फिर पैरवी नहीं हुई, तो ब्रह्मचलानी आज की तारीख में बड़े विख्यात और आदरणीय पत्रकार हैं। वो धेले भर की उनकी इज्जत नहीं रहती अगर उनको उस वक्त मुकदमे में अच्छे से पैरवी करके सजा दिलवा दी होती। तो उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वही दिखाना चाह रहा था जो अब तक दिखा कि जली और टूटी झोपड़ी दिखाकर अपने बढ़ाते रहते हैं, उनका सर्कुलेशन बढ़ाते रहते हैं। आजकल टीआरपी का ज़माना आ गया, उस वक्त सर्कुलेशन का ज़माना था। तो ये सारे वो कर रहे थे, और अच्छा ये हुआ कि कुछ लोगों को जिनको मौका मिल गया वो बेनकाब हो गए और बाकी लोगों को मौका नहीं मिला। तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ बताने के लिए जो था वो बहुत कुछ ऐसा था जिसमें आतंकवादियों को, अलगाववादियों को बड़ा फ़ायदा होना था। जो कुछ फ़ायदा लिमिटेड स्कोप में इंटरनेशनल मीडिया ने उनको दिया वो तो दिया, और उसके जो डिविडेंड्स हैं वो अलगाववादी आज भी बार बार बता रहे हैं। आप ज़रा जाइए गूगल में सर्च कीजिए, आपको 80 आउट ऑफ 100 आर्टिकल्स मिलेंगे, रेफरेंसेस मिलेंगे, न्यूज़ मिलेंगी जो प्रो खालिस्तानी हैं रिलेटिंग टू ऑपरेशन ब्लू स्टार। और बाकी 20% जो है वो बड़े सुपरफिशियल तरीके से एक इंफॉर्मेशन, जैसे प्रेस ब्यूरो गवर्नमेंट का जो देता है, वो शाम को एक पैम्फलेट बांट देता है। पहले तो पैम्फलेट बढ़ जाते थे शाम को प्रेस क्लब में जाके,
ऐसे ही हो रहा था। और आज भी बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं, जो कुछ भी है अवेलेबल वो प्रो खालिस्तानी है। तो रिसर्च किया था और मैंने ये देखा कि बहुत कुछ स्कोप है जो गलत है, विशिएटेड इंफॉर्मेशन है जो करेक्ट करने की जरूरत है। मैं करूँगा डॉक्टर शारदा, ये फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स करेक्ट होने चाहिए। थे वो पाकिस्तान से आए हुए हथियार चाइना ओरिजिन के मिले थे, और जो मिला था वो क्या मिला था, हैंड ग्रेनेड बनाने की, स्टेन गन बनाने की फैक्ट्री भी ली थी अंदर। तो लॉबिंग किया जाता है और कैसे एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, उसमें तो मुझे लगता है कि भारत सरकार शायद मोर ढालीवाल के बराबर भी कुछ काम नहीं कर रही है। क्योंकि एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए वो जो बंदा काम कर रहा है ना, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है किसी तरीके से, चाहे ग्रेटा थनबर्ग हो या एक बड़ी कैरेक्टर आर्टिस्ट हो फिल्म इंडस्ट्री की, उन्होंने जो बयान दे दिए किसान आंदोलन के समर्थन में, उसको काउंटर करने के लिए पसीने छूट गए। हम जैसे लोगों ने तो सोचा कि हमारी जिम्मेदारी है, नैतिकता की भी जिम्मेदारी है और राष्ट्रीयता और देशभक्ति का तकाजा है कि हम उनको काउंटर करें, लेकिन हम इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं। क्योंकि जो वो लेकर आए, कैरेक्टर लेकर आए, जिन्होंने एक सो कॉल्ड टूल किट तैयार की और उसके हिसाब से उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए, तो मोर ढालीवाल के मुकाबले में शायद किसी एक चैनल ने भी, जो मैं कह रहा हूँ वो टीवी चैनल नहीं, किसी भी जो होता है काउंटर इंटेलिजेंस का और किसी भी तरीके से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना होता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट और नैरेटिव क्रिएट करना होता है भारत को, और भारत के जरिया है हमारे दूतावास, उनको करना चाहिए, उनको लोकल प्रेस में बयान देने चाहिए, उनको लोकल प्रेस में फैक्ट्स शेयर करने चाहिए, अपने पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट करने चाहिए। वो कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन वो एक्सटर्नल कंजम्पशन के लिए होंगे। लेकिन मैं भारत में रह के मेरे दिल को भी थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए, ठंडक पड़ जाए कि कुछ इफेक्टिवली किया जा रहा है, तो कुछ यहाँ भी शेयर किया जाए कि हमने ये कर दिया। और भारत सरकार भले ही ये ना कहे, लेकिन हमें कुछ दिखना चाहिए, क्योंकि जब हम सर्च कर रहे हैं तो हमें मोर ढालीवाल का तो दिख जाता है, हमें ग्रेटा थनबर्ग का तो दिख जाता है, तो हमें वो लेबनीज कैरेक्टर आर्टिस्ट का भी दिख जाता है, लेकिन इंडिया का काउंटर हमें नहीं, बहुत कम दिखता है। तो इस बारे में डॉक्टर और भी एग्रेसिवली करना चाहिए, जो अभी हमें दिख नहीं रहा है। एंड परसेप्शन मैटर्स ए लॉट, तो हमें दिखना चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए। सिर्फ भारत में रहने वालों को नहीं, विदेशों में भारत के हितैषियों को भी ये मालूम पड़ना चाहिए। तो वो किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता, ये तो लग्जरी है कि हम सोच पा रहे हैं और इस पर विचार कर पा रहे हैं। उस वक्त जो माहौल बना था उसमें इंदिरा गांधी के बजाय कोई और भी होता तो भी कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो वक्त का तकाजा होता है क्या डिसीजन लिए जाएं। और इंदिरा गांधी को जो इनपुट मिला था उसके वजह से डिसीजन बहुत गलत रहे। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोलते हैं, लेकिन क्या वो वाकई में आयरन लेडी थी? क्योंकि बांग्लादेश तो इनेविटेबल था, कोई और भी होता, बांग्लादेश के हालत ऐसे थे कि भारत का कोई भी नेतृत्व होता तो उसको इंटरवीन करना पड़ता, क्योंकि अपना बचाना है तो वहाँ इंटरवीन करना ज़रूरी होता। तो उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही कर रहा होता। जितने पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर हुए थे 93,000, उनको बारगेनिंग में कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया गया। पूरी तरह से ये ऐसा इनकॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट मान कर रखा गया कि जिसमें शिमला समझौते में बहुत ज़्यादा वजन पड़ता। अगर इसको बार्टर की तरह से, लीवरेज की तरह से इस्तेमाल किया जाता तो वो कुछ हुआ नहीं। तो जो भुट्टो आया था हारा हुआ, वो शिमला समझौते के बाद विजेता की तरह वापस गया था। शिमला समझौते का अपने आप में इम्प्लीमेंटेशन गलत हुआ था। इंदिरा गांधी को जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा था रॉक का, आईबी का, पंजाब पुलिस से भी जो इनपुट मिल रहा था, वो सारा कुछ और बयान कर रहा था। लेकिन माना किसका? माना उन्होंने केजीबी का, और केजीबी का भी एजेंट एस
वो एजेंट एस का क्या कौन था और केजीबी उस वक्त क्या कर रही थी, तो उनका जो ऑपरेशन कॉन्टैक्ट जो चल रहा था उसके सारी इंफॉर्मेशन तो उन्होंने मान ली कि ये तो सही है, और अपनी इंटरनल जो इंटेलिजेंस थी उस पर ज़्यादा यकीन किया नहीं। तो जब इस तरह की बातें होती हैं, आपके डिसीजन में इंग्रेडिएंट्स इस तरह के होते हैं, तो आउटकम गलत होता है। तो क्या ये इंदिरा गांधी को डिसीजन लेना चाहिए था? आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल थे, बेटर ऑप्शन अवेलेबल थे। एक बात हम भी पूछते हैं और उस वक्त भी पूछ रहे थे कि जब इतना बड़े वहाँ धर्मालु लोग आए थे, उनका धार्मिक दिवस था वो, और इतने सारे वहाँ पर अपना अरदास करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, क्या वही दिन सही दिन था अटैक करने का? कोलेट्रल को अगर रिड्यूस करना था, मिनिमाइज करना था, तो ऐसा दिन क्यों चुना? तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये है कि आज जो निर्णय हो गया उसमें हम ये समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी का निर्णय गलत था, इम्प्लीमेंटेशन गलत था, कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फार रीचिंग थे, आज भी वो चल रहे हैं। क्योंकि जो एलिनिएशन हुआ सिख का, उसको कंट्रोल तो किया गया, मिनिमाइज किया गया, लेकिन रिमूव नहीं किया गया है अभी तक, और वो किसी ना किसी तरीके से बार बार अपने को जाहिर करता है, चाहे वो किसान आंदोलन के बैकग्राउंड में हो या और भी तरीके से हो।